अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। सवाल एक कहा था, अगर नहीं कर सके तो अगली क्लास में कर लूँगा, अगर नहीं कर सके। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कर लेता हूँ डिस्कस। हाँ जी, किस किसने किया है? 1 2 3 4। यार ऐसे कैसे चलेगी प्रैक्टिस भाई? कंसोलिडेशन के तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे आप। उसका तो सवाल करने के लिए भी 1.5-2 घंटे चाहिए। बल्कि अगले हफ्ते तो मंडे ट्यूसडे ऑफ हो जाना है। मंडे ट्यूसडे 9-10 मुहर्रम मंडे ट्यूसडे को है। चले फिर एक सवाल और बता दूंगा, और ये दोनों फिर मिला के आप वेडनेसडे को आए तो किए हूँ। ये सवाल ना पेपर में बैठ के होने वाला नहीं था, ये जो अभी आपको देने लगा हूँ। ये बहुत लंबी कैलकुलेशंस का सवाल था, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से ही सही। और इसमें मेरे आई के सोल्यूशन से इख्तलाफ है। मैंने इसमें अपना बनाया हुआ पीछे, तो आपको मैं बता भी दूंगा मेरा क्या इख्तलाफ है। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 16, ये अब एक होमवर्क ऐड हो गया। अब अगली क्लास क्योंकि काफ़ी सारे दिन बाद है, तो दिसंबर 7 और दिसंबर 16 1.3.1 हर चैप्टर के ना 3-3 सेक्शन बनाए हुए मैंने। तो तीसरा सेक्शन आई कैप पास्ट पेपर्स का है, तो 1.3.1। क्वेश्चन नंबर 1 कल कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा हूँ। दिसंबर 2007 कल दिया था, दिसंबर 2016 कह रहा हूँ। चैप्टर टेक्स्ट में पेज नंबर 8 पे आए। चैप्टर टेक्स्ट में पेज नंबर 8। जी जी सर, हमने सेकंड पे रिपेयरमेंट के दर कॉर्पोरेट एसेट को क्यों नहीं एलोकेट किया, जबकि एलोकेट हो ही सकते थे, कैन नॉट बी एलोकेटेड। क्या नहीं, किसको एलोकेट, क्या एलोकेट नहीं किया? एसेट को हमने एलोकेट क्यों नहीं किया, क्योंकि पेमेंट मांगी था स्टेज वन पे पेमेंट की तरह स्टेज 2 में भी नहीं किया। रिक्वायरमेंट ए पार्ट 1 पार्ट 2 पूछ रहे हो, पार्ट 2 में गया सर, तो उसमें तो कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं हो सकते थे ना एलोकेट। क्या एलोकेट नहीं किया? कॉर्पोरेट एसेट्स को सीजीयूज में क्यों एलोकेट नहीं? हाँ, तो ये सिनेरियो 2 था ना कि कैन नॉट बी एलोकेटेड। राजू कस्टमर था, स्टेज 2 में हमने एलोकेशन नहीं की। मैंने नहीं किया ना डिस्कस, वो इतने सारे लोगों ने नहीं किया। आप उसका पूछ रहे हैं या जो कल क्लास में किया था उसका पूछ रहे हैं? जो कल क्लास में क्वेश्चन किया था दिसंबर 19 वो पूछ रहे हो, वो पूछ लो। दिसंबर 7 मैंने पेंडिंग कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं। कल जो दिसंबर 19 किया था वो पूछ रहे हो, वो पूछ लो। चैप्टर टेक्स्ट में पेज नंबर 8, इसमें जो कॉर्पोरेट एसेट्स की हेडिंग में ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, यही है जो कल आपको समझाया था कि अगर कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड तो सीजीयू का हिस्सा बना देंगे और फिर नॉर्मल सीजीयू का सवाल बन जाएगा। और अगर कैन नॉट बी एलोकेटेड तो फिर एक बड़ा ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन फौरन ही जम करके पूरे बिजनेस में नहीं चले जाना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। जैसे कल वाले सवाल में पीडीसी को मिला के लाहौर कराची के साथ जोड़ा था, फिर हेड ऑफिस के लिए पूरे बिजनेस में गए थे। तो ये इस पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में लिखा हुआ।
यानी कॉर्पोरेट एसेट्स की आईएस की अंग्रेजी जो मैंने यहाँ लिखी है ये वही है जो मैंने कल सारा कॉर्पोरेट एसेट समझाया है। पेज 8 1.1.8 हर चैप्टर को मैंने 3 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। चैप्टर टेक्स्ट जो अंग्रेजी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आई कैप के पास पेपर्स। तो ये जो कॉर्पोरेट की हेडिंग, कॉर्पोरेट एसेट्स की हेडिंग में जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब वही लिखा हुआ है जो कल आपको सवाल के साथ समझाया था। पेज नंबर 9 नहीं सॉरी पेज नंबर 8 के एंड पे, पेज नंबर 8 के एंड पे इम्पेयरमेंट लॉस बांटना कैसे है ये भी हम कर चुके। सीजीयू में लॉस कैसे किसको बांटना है, पहले गुडविल को, फिर बाकी एसेट्स को प्रो रेटा बेसिस पे, और बाकी एसेट्स को बांटते हुए लिमिट क्या लगानी है कि अगर किसी भी एसेट के बारे में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज दोनों पता है तो उनमें से जो हायर है वो लिमिट है। अच्छा, अगर ग्रुप में 5 एसेट्स हैं और उनमें से 4 पे लिमिट लग गई है, 5 एसेट्स हैं 4 पे लिमिट लग गई है, तो बाकी सारा लॉस उस 5वें को बांटेंगे। और अगर वो 5वें की औकात से ज़्यादा लॉस है P&L को तो वैसे भी चार्ज कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि एक सीजीयू के अंदर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और इक्विपमेंट और गुडविल, पहले लॉस बांट दिया इसको, और ये था 1000, ये 1500, ये 500, ये 100, ये 100, और लॉस टोटल लॉस था 280। पहले 100 ये गया, बाकी रह गया 180। इनकी लिमिट लगने की वजह से 130 का लॉस अभी भी बांटना बाकी है। देखें 280 में से 100 गुडविल को गया, बाकी चारों में बांटना था। लिमिट की वजह से 130 का लॉस अभी भी बंटना रह गया है। तो ये सारे इसी को मार दें, बचा तो यही है। इसको हम इसके औकात से ज्यादा लॉस नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ज्यादा डाल दिया तो वो माइनस में चला जाएगा। पेज 9 के टॉप पे ये लिखी हुई है लिमिट, अब इसको पढ़ लें। पहले मैंने यहां से नहीं पढ़ाया था, अब बात मुकम्मल की है मैंने। पेज 9 के टॉप पे ये है असल लिमिट कि इन एलोकेटिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस, किसी भी एक एसेट को द एंटिटी शेल नॉट रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। एन एसेट, ये कल मैं बात कर रहा था कि लिमिट एन एसेट के लिए, इसलिए कल वाले सवाल में लिमिट का रोला नहीं आ रहा था, क्योंकि एसेट्स के तो नाम ही नहीं पता थे। तो एन एसेट की लिमिट है क्या, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज और जीरो। ये क्या बात है, जीरो यानी नेगेटिव में नहीं ले जाना। अब जैसे अगर ये 130 को बांट गया वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, नहीं नहीं नेगेटिव में नहीं लेके जाना। ये है लिमिट कि जिसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, वैल्यू यूज पता है, उनमें से हायर ले लें, नहीं तो जीरो से नीचे तो बहरहाल इसको नहीं लेके जाना। हाँ, अगर जिम्मेदारी बनती है किसी आईएएस के तहत, ये पहले भी की थी बात कि अगर नेगेटिव में जा रहा है तो फिर लायबिलिटी बना ले। बस ये पॉइंट 3 और 4 में यही बात लिखी हुई। तो रिवर्सिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस से ऊपर तक IAS 36 हो गया, फिर 30 की लायबिलिटी बन जाएगी अगर IAS 37 के तहत वो बन रही है कंडीशंस, तो कि लाश ठिकाने लगानी है, उस लाश को ठिकाने लगाना जिम्मेदारी बन गई है, तो फिर वो प्रोविजन बनती हुई तो फिर लॉस रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं। रिवर्सिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस पे आते हैं बट नहीं बांटेंगे, वो कौन सा बुरा मान जाएगा, नहीं बांटेंगे बस। फिर इम्पेयरमेंट लॉस हम पूरा चार्ज ही नहीं कर पाएंगे, यानी अब इस सूरत में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो पाया, 280 चार्ज नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, हम मजबूरी है, नहीं तो ना से जीरो से नीचे नहीं गिरा देना किसी को। इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल। इम्पेयरमेंट टेस्ट कब किया था, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट लाइफ, इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इनके लिए हर साल, और बाकी सबके लिए जब भी हालात खराब थे। तो जब हालात खराब थे तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की थी, लॉस रिकॉर्ड कर लिया था। अब जब हालात अच्छे, वही वाले हालात जो खराबी पे इम्पेयरमेंट टेस्ट किया था, वही वाले हालात के जब अच्छाई शुरू हो जाएगी फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। हालात अच्छे होने पे भी इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। क्यों, अब क्यों कर रहे होंगे,
क्योंकि जो पहले लॉस चार्ज किया था हालात खराब हो गए थे, अब हालात वापस अच्छे हो गए हैं, तो उस लॉस को फिर रिवर्स करना होगा। ये इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है, लेकिन रिवर्सल है, गेन नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ा कि अगर शुरू से ही बस हालात अच्छे ही हैं तो कोई गेन नहीं रिकॉर्ड कर देना। रिवर्सल का मतलब है पहले हालात खराब थे, लॉस रिकॉर्ड किया था, अब हालात अच्छे हुए हैं, तो अब क्या करें, जो लॉस रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स करते हैं। इसको इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल कहते हैं। तो इसकी भी इंडिकेशंस हैं, ये पढ़ लें, उन्हीं का उलट लिखा हुआ है। जैसे वहां पर एक इंडिकेशन थी कि मार्केट वैल्यू गिर गई है, अब है कि बढ़ गई है। वहां इंडिकेशन थी कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुई है और बिजनेस पे बुरा असर पड़ा है, अब है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुई और बिजनेस पे अच्छा असर पड़ गया। वहां पर था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। तो तकरीबन वही वाले पॉइंट्स जो वहां पड़े थे उन्हीं को उलट करके ये रिवर्सल की इंडिकेशन है। पेज 9 पे हूं मैं, तो ये वही हैं, बस उलट हुए हैं। इसका कोई टाइम लिमिट होती है क्या? कितने बैकवर्ड यूज करना, अगर पेमेंट 5 साल पहले हुई है तो हम उसको नहीं, जब तक एसेट मौजूद है। रिवर्सल की इंडिकेशंस वही हैं जो तब पड़ी थी, उनका उलट है। वहां पर हालात खराब होने इंडिकेशन थी, यहाँ पर हालात अच्छे होने इंडिकेशन है। वहां पर लॉ के बुरे असरात पड़ना इंडिकेशन थी, यहाँ लॉ के अच्छे असरात पड़ना इंडिकेशन है। तो इंडिकेशंस हुई, इंपेयरमेंट टेस्ट किया और अगर जरूरत पड़ी तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करना कैसे, रिवर्स करना कैसे? अगर तो एक एसेट था जी, हमने एक वेयरहाउस रेंट पे लिया हुआ है जिसमें हम अपनी इन्वेंटरी स्टोर करते हैं, तो उस वेयरहाउस को हम अपने सीजीयू का पार्ट बनाएंगे या नहीं? वेयर हाउस एक बिल्डिंग है, नहीं आप कह रहे रेंट पे लिया हुआ, तो फिर वो पीपी कैसे हुआ? सर वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, वो पीपी तो हो ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो हो ना वो। अच्छा चलें, शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, ठीक है, राइट ऑफ यूज है, चले आगे चलें, है पीपी, फिर आगे। मैं ये पूछ रहा हूँ वो हमारे सीजीयू का पार्ट बनाएंगे। देखिए वो लीजेस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें एक एसेट होता है राइट ऑफ यूज, ठीक है, वेयर हाउस किराए पे लिया हुआ है, राइट ऑफ यूज एसेट है, तो उस पर बिल्कुल लगेगा I36। अब जब लगेगा और ये कैश जनरेट नहीं करता है तो देखना पड़ेगा किसकी सपोर्ट पे है, तो बिल्कुल सीजीयू का हिस्सा बनेगा किसी ना किसी, बिल्कुल बनेगा वेयर हाउस। लॉस रिवर्स कैसे होगा, पहले इंडिविजुअल एसेट बताता हूं। एक मिसाल लेते हैं, एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 200 और लाइफ थी 10 साल। ईयर 1 गुजरा, डेप्रिसिएशन हुई 20, बाकी रह गया 180। दूसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फिर 20, बाकी रह गया 160। अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की गई और इस पे इंपेयरमेंट लॉस आ गया। इसकी रिकवरेबल अमाउंट थी 136। इसकी रिकवरेबल अमाउंट थी 136। कितना लॉस हो गया? 24 का हो गया लॉस। फिर इसको ईयर 3 में डेप्रिशिएट किया, फिर से 20 है, ईयर 3 की डेप्रिशिएशन फिर से 20 फिर से 20, क्यों ट्वाइस क्यों हो जाएगी? वैल्यू इंपेयर हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, तो अब इसकी अगले साल होगी डेप्रिसिएशन 136 डिवाइडेड बाय 2 गुजर गए थे, 10 साल लाइफ थी, 2 गुजर गए, 8 रह गए। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 17, बाकी रह गया 119। फिर चौथा साल भी गुजर गया, 17 की डेप्रिसिएशन हो गई, बाकी रह गया 102। फिर हो गए हालात अच्छे और अब रिकवरेबल अमाउंट 150 हो गई। जब ईयर 2 के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई थी, ईयर 2 के एंड पे, तो कैरिंग अमाउंट थी 160, रिकवरेबल अमाउंट मैंने कहा 136, तो 24 का लॉस हो गया था। अब मैं कह रहा हूं कि ईयर 4 के एंड पे फिर से इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, कैरिंग अमाउंट है 102, रिकवरेबल अमाउंट है 150, तो 48 का गेन रिकॉर्ड कर लें। जितना लॉस हुआ था बस वो रिवर्स करना है, क्योंकि ये इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल होने लगा है, इंपेयरमेंट गेन नहीं होने लगा, लॉस रिवर्स होने लगा है। तो जितना लॉस हुआ था बस वही रिवर्स होगा। जब लॉस रिवर्स होगा तो उससे फिर एसेट की बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, जब हम लॉस
इंडिविजुअल एसेट में तो लिमिट का इतना मसला नहीं था। सीजीयू में हम लॉस बांट के जब एसेट को गिरा रहे थे तो एक लिमिट लगा दी थी कि इससे नीचे नहीं जाना। अब जब रिवर्सल होगी तो एक छत बनानी पड़ेगी, इसे ऊपर नहीं वापस ले जाना। जब एसेट दोबारा से इंपेयरमेंट टेस्ट हो और अब की बार रिकवरेबल बढ़ जाए तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है, उससे एसेट बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा देना, एक लिमिट है उससे ऊपर नहीं जाने देना। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है वो अमाउंट, अगर एसेट इंपेयर ना हुआ होता तो क्या वैल्यू बुक्स में आ रही होती। अब ये एसेट 4 साल जिंदगी गुजार चुका है, अगर एसेट इंपेयर ना हुआ होता तो ये 200 वाला एसेट 20 डेप्रिशिएट करता करता कहां तक पहुंचा होता। ये बात दोबारा सुनिए, जब कभी लॉस हुआ था और बाद में दोबारा से हालात बेहतर हुए तो लॉस रिवर्सल है, लेकिन ये लॉस रिवर्सल है, ये गेन नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? यानी एसेट को बढ़ा के 150 तक नहीं ले जाना, बस उतना बढ़ाना है कि पिछला लॉस रिवर्स हो जाए। लेकिन इसकी एक लिमिट लगाई है I36 ने कि एसेट को जब आप बढ़ाएं तो एक छत है, उससे ऊपर नहीं लेके जाना। वो छत वो अमाउंट है जो होती अगर एसेट इंपेयर ही ना हुआ होता। तो 200 का एसेट अगर इंपेयर ना हुआ होता, कितनी जिंदगी गुजर गई है, तो ये आज कितना आ रहा होता? 120। 200 का एसेट 20 120 आ रहा होता। तो आप 102 के एसेट को 120 से ऊपर नहीं ले जा सकते, 120 से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो 120 तक मैक्सिमम कितनी गुंजाइश है ऊपर उठाने की? 18 का लॉस रिवर्स होगा। ताकि ये बढ़ के वापस 120 तक आ जाए। जब कभी लॉस चार्ज किया था कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग गई एसेट की, अब हालात अच्छे हुए तो अब जब कैरिंग अमाउंट है रिकवरेबल से कंपेयर किया, रिकवरेबल ज्यादा हो गई, लेकिन एसेट की वैल्यू बढ़ा के सीधी रिकवरेबल तक नहीं पहुंचा देनी। एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते। वो लिमिट क्या है? एसेट 102 पे आ चुका था, इसका दिल 150 पे जाने का कर रहा था, लेकिन एक लिमिट है 120, इससे ऊपर नहीं उठा सकते एसेट को। और ये 120 की लिमिट क्या है? ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई? वो कैरिंग अमाउंट जो आज होती हैड नो इंपेयरमेंट लॉस बीइंग चार्ज। अब एसेट को हम बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये इसकी अपर लिमिट। ओके, अब इस 120 तक पहुंचाने के मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, अगर वो यूज करना ज्यादा आसान हो तो वो यूज कर लेना। अभी 120 की लिमिट कैसे निकाली? वो अमाउंट जो आज होती बुक वैल्यू अगर लॉस ना हुआ होता। ये एक और तरीका बताता हूं, बेशक इसके साथ ही कॉलम चला लें, ट्रैक रखने में आसानी रहेगी। लॉस हुआ था 24 का, इस लॉस के बाद एसेट की डेप्रिसिएशन गिर गई थी, कितनी? 3। इसको कहेंगे कि एसेट अंडर चार्ज, एसेट की डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज होने लग गई थी। किससे कंपेयर करके अंडर चार्ज? पिछले साल से नहीं, कॉस्ट मॉडल के जो डेप्रिसिएशन होती थी अब कंपेयर होके उस 3 कम चार्ज होने लग गई। 3 कैसे निकला? 17 और 20। इसको एक और तरह भी निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक कॉलम बनवाया है। इसको 8 पे डिवाइड किया ना, इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें। इसको 8 पे किया ना, इसको भी 8 पे कर दें, 3। ये है अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, ये एडजस्ट करते जाएं। अगले साल फिर अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दें, 18। तो ये कॉलम हमें बता देगा कि कितना लॉस रिवर्स करने की गुंजाइश है, कितना लॉस रिवर्स करने की गुंजाइश है, ये कॉलम बता देगा। तो ये कॉलम बता रहा है कि अब आप 18 तक रिवर्स कर सकते हैं, ये हम 18 रिवर्स कर देंगे, 24 नहीं 18। तो जब लॉस चार्ज किया था लॉस चार्ज हो गया, बाद में हालात दोबारा अच्छे हो गए, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा के पूरे रिकवरेबल तक नहीं उठा देनी, एक लिमिट है, इससे ऊपर नहीं लेके जानी। अच्छा, अगर ये रिकवरेबल अमाउंट 125 हुई होती, 115 हुई होती तो 102 बुक वैल्यू है, रिकवरेबल 150 की बजाय 115 तक पहुंची होती तो बस ठीक है, 13 रिवर्स हो जाता, इससे ऊपर नहीं जाना बस। लेकिन अगर रिकवरेबल इससे ऊपर निकल गई है, बस हम इससे ऊपर नहीं ला सकते। और चाहे तो ऐसे कर लें, या फिर मैंने कहा साथ एक लॉस वाला कॉलम चला लें।
अब ईयर 5 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 17 चलती रहे, नहीं वैल्यू फिर बदल गई, तो अब इस 120 के पास इतनी जिंदगी रह गई 6 साल ना, 1 2 3 4 साल गुजरे, 6 साल रह गए, तो 120 को 6 पे बांट दें, फिर से देखिए 20 वाला काम चलना शुरू हो गया। ये होती है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल इंडिविजुअल एसेट की। और इसकी अकाउंटिंग क्या होगी 18 की? P&L क्रेडिट होगा या सरप्लस क्रेडिट होगा, डिपेंड करता है कि लॉस की अकाउंटिंग क्या की थी। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे था तो लॉस P&L में डाला था, तो लॉस रिवर्सल भी P&L में जाएगा। अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे था तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड जैसी अकाउंटिंग की थी, अब रिवैल्यूएशन अपवर्ड जैसी अकाउंटिंग कर देंगे। पेज नंबर 10 पे आए, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे आए, इस पेज का पहला हाफ सारा पढ़ लें। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर एन इंडिविजुअल एसेट, ये लिमिट वाली बात भी बता दी और ये अकाउंटिंग वाली बात भी देख लें। पेज नंबर 10, पेज का पहला हाफ, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस फॉर एन इंडिविजुअल एसेट, ये सारा पढ़ लीजिए और आप ही अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दीजिए। आप अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दें। पहले पेज 10 सारा पहला हाफ पढ़ लीजिए, अगली हेडिंग से ऊपर ऊपर तक, और उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दें आप लोग अभी। है ये उसमें CGU में आके बताता हूँ। इसकी एंट्रीज में हमने एसेट को डेबिट नहीं किया, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? हाँ, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट भी क्रेडिट हो सकता है या लाजमी एक्यूमुलेटेड ही करनी है? होनी तो एक्यूमुलेटेड चाहिए, एसेट भी चल जाता है। इसी तरह से इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो जब कल को इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करना होगा तो इसी एक्यूमुलेटेड को डेबिट करेंगे। पेज 10 पहला हाफ कहा है पढ़ लीजिए सारा, अगली हेडिंग से ऊपर ऊपर तक, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, ये एक सवाल है, बाकी लोग भी सुनिए कि ये ईयर 2 में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की, तो पहले ईयर 2 की डेप्शन चार्ज करनी है कि पहले इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है? डेट पे डिपेंड करता है कि हम किस डेट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट में रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करना है? तो जिस दिन की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है पहले उस दिन की कैरिंग अमाउंट तक तो पहुंचे। अगर हम ईयर एंड पे खड़े इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं तो पहले डेप्शन चार्ज होगी, ईयर एंड की बुक वैल्यू निकलेगी, फिर I-36 लगेगा। और अगर ईयर मिड में कहीं कर रहे हैं तो पहले 6 महीने की डेप्शन चार्ज होगी, उस दिन की पहले कैरिंग अमाउंट तक पहुंचेंगे तो I-36 लगेगा।
कितनी लाइफ बाकी? एस्टीमेट भी तो चेंज हो गया ना। लाइफ रिड्यूस होगी 2 साल, तो 6 की जगह 4 रहेंगी। क्या 2015 किधर है? 16 पहला साल है।
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? हाँ जी, फर्स्ट जुलाई 15 को एसेट खरीदा, मतलब अकाउंटिंग ईयर 16 है, जून ईयर एंड है। 16 की डेप्शन चार्ज हुई, 17 की डेप्शन चार्ज हुई और 30 जून 17 पे पेमेंट टेस्टिंग हुई, तो लॉस आ गया 6 का। इससे कोई इख्तलाफ, इतराज़, परेशानी, तकलीफ, बुरा लगाओ किसी को? 2017 में लॉस आ गया 6 का। उसके बाद ड्यूरिंग 2018 एस्टीमेट हो गया चेंज, तो 2018 की जब डेप्शन कैलकुलेट होगी तो उसकी लाइफ अब रिमेनिंग 6 नहीं 4 रह गई, तो इसलिए 2018 की डेप्शन कैलकुलेट 4 साल के हिसाब से होगी। इसी तरह ये जो मैंने लॉस रिवर्सल का एक और तरीका बताया कि आप लॉस की फिगर चला लें और किससे नेट करते जाएं। ये क्या है? 3 अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, और अंडर चार्ज डेप्शन ऐसे ही निकाली। लॉस कितना चार्ज हुआ था? कॉस्ट कितनी? 40। 2016 में डेप्शन चार्ज हुई 5 की, और 2017 में भी डेप्शन चार्ज हुई 5 की, बाकी रह गया 30। रिकवरेबल अमाउंट तो इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो गया 6 का। फिर 2018, लेकिन 2018 में चूंकि एस्टीमेट हो गया है रिवाइज, तो 24 के पास जिंदगी बची है 4, और इसी तरह अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन ये भी 4। अच्छा, यहां पर अगर किसी को ये एतराज है कि अंडर चार्ज डेप्शन 1 क्यों नहीं है, क्योंकि लाइफ चेंज हो गई। अंडर चार्ज डेप्शन के इम्पेयरमेंट ना होती तो क्या डेप्शन चार्ज होती, और अब कितनी हो रही है, उनका डिफरेंस, इसको अंडर चार्ज डेप्शन कह रहा हूं मैं। एक मैंने ये 1.5 कैसे कैलकुलेट कर दिया, इसको रिमेनिंग पे बांट दिया, ठीक है, ये बिल्कुल तरीका चलता, वैसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही है। एक ये तरीका है, और जिनको ये एतराज़ है कि 6 और 5 का डिफरेंस 1 क्यों नहीं लिया, वो भी बताता हूँ। अगर ये एसेट इम्पेयर ना होता तो 40, 35, 30, तो 2018 की डेप्शन कैसे चार्ज होती? 30 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एस्टीमेट तो बहरहाल रिवाइज हो रहा है लाइफ का। कितनी आती? तो 7.5 आती, जो कि 6 आ रही है, तो 1.5 का ही फर्क है। अब उसके बाद दोबारा इम्पेयरमेंट टेस्ट कब हुआ? 19 में, 20 में, तो 19 की डेप्रिसिएशन दोबारा पहुंचाएंगे 6, 1.5, ये रह गया 12, ये रह गया 3, और अब रिकवरेबल कितनी हो गई? तो 12 को बढ़ा के 19 तक ले जाए। कितना लॉस रिवर्स करने के लिए बचा है? 3, तो बस सिर्फ 3 का लॉस रिवर्स होगा।
और अगर ये 7 कॉलम ना चलाएं कोई बात नहीं। लिमिट ये निकालनी बताई थी, ये कैसे निकली लिमिट? वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इम्पेयरमेंट ना होती, तो अगर इम्पेयरमेंट ना होती 22.5, तो फिर ये एसेट आज 15 का आ रहा होता, तो हम 12 को बढ़ा के मैक्सिमम कहां तक उठा सकते हैं? 15 तक। तो 3 का लॉस है बस, जो रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इंपेयरमेंट लॉस को नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्शन करते जाएं, रिवर्सल की डेट इसको देख के पता चल जाएगा कितना लॉस रिवर्स हो सकता है। या फिर ऑफिशियल तरीका, अंग्रेजी वाला तरीका कि लिमिट निकालें कैसे, वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ना हुई होती तो वो 15 आ रही होती, तो हम लॉस रिवर्स करके एसेट को 15 से ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये है इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट की रिवर्सल। इससे रिलेटेड बताइए जो परेशानी तकलीफ है, फिर मैं और आगे चलता हूं। हाँ जी, ओके, चलिए एक और सवाल कराता हूं, ये भी इंडिविजुअल एसेट का ही है। अब मैं एक पुराना पॉइंट जो छोड़ा हुआ था रीस्ट्रक्चरिंग का, वो बताता हूं। 5A पॉइंट नंबर 5A छोड़ा हुआ था मैंने, जब वैल्यू इन यूज के फ्यूचर कैश फ्लो सिखा रहा था ना, तब मैंने एक पॉइंट बताया था कि फ्यूचर कैश फ्लोज में नहीं करने शामिल फ्यूचर की इंप्रूवमेंट्स, यानी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकलनी चाहिए उसकी अभी की हैसियत के मुताबिक। ये मैं बात कर रहा हूँ पेज 4 की, पेज 1.1.4। जब वैल्यू इन यूज पढ़ा रहा था तो फ्यूचर कैश फ्लोज पे बात चल रही थी, पेज 1.1.4। इसमें यह बात हुई थी कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट पेज के तकरीबन मिड में, एसेट की वैल्यू इन यूज उसकी करंट कंडीशन के मुताबिक निकलनी चाहिए, यानी फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। और इसमें मैंने आपको पॉइंट ए तब नहीं बताया था, वो अब समझाता हूं। पॉइंट ए ये है कि अगर कोई फ्यूचर की रीस्ट्रक्चरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं जिसमें बिजनेस के अंदर तब्दीलियां हो जानी हो, रिजीम चेंज हो जानी हो बिजनेस की, उसमें एक डिवीजन का बंद होना भी शामिल है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को ही फारिग कर देना भी शामिल है, कोई ब्रांच बंद कर दी, कोई फैक्ट्री बंद कर दी, 10 मुल्कों में ऑपरेशन से एक मुल्क के ऑपरेशंस बंद कर दिए, इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। IS 37 कैफ, ये CFAB में नहीं है, CFAB में नहीं पढ़ाना है, पूरी शौक से पढ़ना है, जिसने पढ़ लेना। रीस्ट्रक्चरिंग का मैनेजमेंट ने अगर इरादा कर लिया हो, और सिर्फ इरादा नहीं, बड़ी डिटेल्ड वर्किंग हो चुकी हो और दुनिया वालों को बता भी दिया हो। IS 37 कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने इरादा कर लिया, वर्किंग वगैरह सब फाइनल है और लोगों को पता भी चल गया हुआ है, तो फिर देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर। तो उसके लिए फिर प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बनाई जाती है और इसका एक्सपेंस डेबिट होता है। यह है IS 37 का रीस्ट्रक्चरिंग का रूल। रीस्ट्रक्चरिंग की मिसाल दोबारा सुन लें, कोई पूरी फैक्ट्री बंद कर देना, कोई ब्रांच बंद कर देना, कोई डिवीजन बंद कर देना, कोई कंट्री का ऑपरेशन बंद कर देना, एक प्रोडक्ट लाइन ही बंद कर देना, आसान अल्फाज में कोई काम बंद करके लोगों को निकाल देना, इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। IS 37 के मुताबिक अगर कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बना लिया हो पूरा डिटेल्ड और लोगों को भी बात पहुंचा दी हो, तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन क्रिएट की जाती है। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि ये फैक्ट्री बंद करने पे खर्चा कितना आएगा, और जब कल को वाकई खर्चा आ जाएगा तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। ये IS 37 की मैंने आपको काम की बात रिवाइज कराई है। पॉइंट नंबर 5A में लिखा हुआ है कि अगर किसी प्लांट से रिलेटेड हमने रीस्ट्रक्चरिंग का आइडिया तो सोच लिया, चलो इरादा भी कर लिया, लेकिन अभी दुनिया वालों को नहीं बताया, तो फिर इस रीस्ट्रक्चरिंग के जो असरात पड़ने वाले थे वो भी फ्यूचर कैश फ्लोज में इग्नोर करना है। एक प्लांट है जिसकी लाइफ रिमेनिंग रहती है 10 साल, लेकिन हम इरादा कर चुके हैं कि इसको 7 साल बाद बस बंद कर देंगे, लेकिन अभी ये इरादा बताया नहीं दुनिया वालों को, तो प्लांट की वैल्यू इन यूज 10 साल के हिसाब से निकालें या 7 साल के हिसाब से। ये मेरी मिसाल दोबारा सुने, एक प्लांट की रिमेनिंग लाइफ 10 साल रहती है, हम इरादा कर चुके हैं कि 7 साल बाद बंद कर देंगे प्लांट को, लेकिन अभी ये बात हमने दिल की दिल में रखी हुई है, इजहार नहीं किया, तो IS 37 के मुताबिक प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बन रही। वैल्यू इन यूज निकालते हुए 10 साल ही यूज करें या जो सोच चुके हैं 7 साल का। तो रीस्ट्रक्चरिंग अगर अभी तक IS 37 के मुताबिक नहीं कमिट हुई तो उसके इफेक्ट्स भी नहीं लेने फ्यूचर कैश फ्लो में। ये है 5A। इसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, उसको देखते हुए मैंने एक सवाल बनाया हुआ है, वो सवाल कराता हूं आपको।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। असल में ये नहीं है रिस्ट्रक्चरिंग काम बंद हो रहा हो, ये तो मैंने मिसाल दी है। असल में रिस्ट्रक्चरिंग होती है बिजनेस के मैनर में या बिजनेस के स्कोप में चेंज आ जाना, ये रिस्ट्रक्चरिंग है। इसमें लाजमी नहीं है फैक्ट्री बंद करना, मैनेजमेंट स्ट्रक्चरिंग भी चेंज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। पहले पूरी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर था कि हर ब्रांच का मैनेजर होता था, अब वो सारी लेयर फारिग कर दी, अब डिवीजन मैनेजर बना दिया। तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर हो जाना, चेंज हो जाना भी रिस्ट्रक्चरिंग है। उसके बुरे असरात भी पड़ सकते हैं, अच्छे असरात भी पड़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो लोग तो डेफिनेटली निकलेंगे नौकरी से। प्रोडक्ट लाइन चेंज हो रही है, अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसमें लोग नहीं नहीं नहीं, ये रिस्ट्रक्चरिंग ही नहीं है। प्रोडक्ट लाइन चेंज करती ना, प्रोडक्ट लाइन चेंज करने से मुराद है कि एक नया प्रोडक्ट शुरू कर दिया है, पुराना ख़त्म कर दिया, पुराना खत्म करके तो फिर उसके लोग निकालेंगे ना। पुराने प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट बना भाई सारे लोग नहीं इस काबिल होते ना, सब लोग नहीं है ना। हर प्रोडक्ट के एक टेक्निकल वर्कर होते हैं। अब जो वर्कर चमड़े के जूते सी सकता है तो वो कपड़े की शर्ट जरूरी नहीं कि सी सके, उसकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है। तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग में यकीनन कुछ ना कुछ लोग निकलते हैं। अच्छा, जब लोग निकलेंगे तो उनको पैसे दे दिला के निकालना पड़ेगा। फिर हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पड़े, पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, कोई फीसें जमा करानी पड़ेंगी, तो खर्चा होता है। तो उस खर्चे को रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ लें, एक साल करा के इसका फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें। अच्छा, बेशक पूरा ना पढ़े, उसमें टाइम लगेगा, सिर्फ ये 31 दिसंबर 2018 वाला पोर्शन पढ़ लें। जी जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। जी, ये सिर्फ इस पेज पे वाली चीज़ पढ़ लें, काफ़ी है, बाकी नमाज के बाद कराऊंगा सवाल। 2018 पढ़ लिया। 2018 के एंड पे खड़े हैं हम, और प्लांट की कैरिंग अमाउंट 3000 है और रिमेनिंग लाइफ 10 साल बाकी है, जिसके कैश फ्लोज नीचे टेबल में दे दिए। ये जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं पहले टेबल में, पेज 5 पे हूँ मैं, ये 10 साल के कैश फ्लोज हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बना लिया हुआ है, लेकिन अभी 2021 के एंड पे खड़े हैं, 2021 में करेंगे रीस्ट्रक्चर। अभी इस वक्त तक ये अनाउंस नहीं किया लोगों को। अभी हम कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर 18 पे। तो 31 दिसंबर 18 पे खड़े होके हम रीस्ट्रक्चरिंग जो कि 21 में करेंगे उसका प्लान बना चुके, अभी लोगों को नहीं बताया। इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, और वो अच्छे असरात पड़ेंगे जो नीचे वाले टेबल में है। इस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स आएंगे। फिलहाल ये बेनिफिट्स ऊपर वाले डब्बे में शामिल नहीं किए हुए। ये इस वक्त तक जो डाटा लिखा है, ये पढ़ के ये मतलब समझ आता है जो कहा। तो अब हम इस वक्त वैल्यू यूज निकालते हुए बस ऊपर वाला डब्बा यूज करेंगे या नीचे वाला डब्बा भी यूज करेंगे? नीचे वाला डब्बा क्यों नहीं? क्योंकि एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। अगर एंटिटी कमिट हो चुकी होती, अनाउंस हो चुका होता, तो फिर उसके इफेक्ट्स कंक्लूड करते। अभी दूसरे डब्बे को इग्नोर कर देंगे और पहले वाले डब्बे की डिस्काउंटिंग किस रेट से करेंगे? 14% के 10%, 14%। और डिस्काउंटिंग मैं पहले भी कहा था, मैं नहीं कर रहा बोर्ड पे, वो आप कर लेंगे। जब इन 10 के 10 कैश फ्लोज की एक एक करके 14% पे डिस्काउंटिंग करेंगे, तो पेज नंबर 16 पे आए, वर्किंग 1.1, पेज 16, वर्किंग 1.1, 14% पे डिस्काउंटिंग करेंगे और वैल्यू यूज आ जाएगी 20-50, और कैरिंग अमाउंट 3000 है, तो तकरीबन 950 का इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। किस दिन? 31 दिसंबर 18। तो पेज नंबर 15 के टॉप पे, पेज नंबर 15 का टॉप, पहली एंट्री 31 दिसंबर 18, तकरीबन 950 मिलियन से इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। 2018 31 दिसंबर डन। ओके, चले मगरिब पढ़ लें।
बता दो मैं। अच्छा, मैंने ना चूँकि पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे कल बोर्ड पे किए थे सवाल, फिर उसके अलावा मैंने हर IAS के काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, किसी में 10-10, 15-15 भी बनाए होंगे, तो इसलिए कुछ सवाल मैं बोर्ड पे नहीं भी कर रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास, तो जो समझाने आसान होंगे मैं पीछे सोल्यूशन से दिखा के डिस्कस कर लिया करूँगा, ठीक है? मतलब सर पैसे दिए तो बोर्ड पे लिखें सारा कुछ, वरना कोर्स नहीं खत्म हो गया है। पास्ट पेपर्स तो बोर्ड पे करूँगा ही सारे, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ नहीं भी करूँगा, कुछ बोर्ड पे कर भी दूंगा। तो ये वाला मैं आपको ज़बानी ही कर रहा हूँ, डिस्कस क्वेश्चन 9। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कुछ? तो बस वर्कशॉप वाली सैंपल थी। हाँ, अगर तो सर बस में चलेगा तो ऑपरेशन बंद हो जाते हैं शायद, तो उसको पूरे सीजीयू पर ही करेंगे बेयरमेंट टेस्ट, तो पैरामीटर करेंगे फिर हम सीजीयू में करेंगे। कल आए थे, परसों भी सवाल एक ये पूछा एक स्टूडेंट ने कि एक CGU की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ CGU की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी या इंडिविजुअल एसेट की भी होगी? तो पहले इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, जिसकी होनी बनती है। CGU उसके बाद आएगा। पहले इंडिविजुअल एसेट इंडिकेशंस मौजूद हैं, और अगर सवाल की बात करें तो वैल्यू इन यूज ऑफ फेयर रिलेस कॉस्ट में मौजूद है। पहले उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, फिर CGU पे आएंगे। क्वेश्चन 9 कर रहा था मैं डिस्कस, और 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं। ये चूंकि मैं ज़बानी सोल्यूशन दिखा के कर रहा हूं, तो एक हाथ इधर सोल्यूशन पे रख लें, एक क्वेश्चन पे रख लें। ठीक है ना, भी सोल्यूशन से दिखा के डिस्कस, कोई इतराज तकलीफ तो नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ, 2018 कर लिया था अभी नमाज से पहले। 31 दिसंबर 18 रिकवरेबल अमाउंट 10 साल की डिस्काउंटिंग करके निकाली। पेज नंबर 16 पे वो निकली 2050, और पेज नंबर 15 के एंड पे वर्किंग 1, ये मैंने वही एसेट का कॉलम और लॉस का कॉलम जो अभी इधर बोर्ड पे दिखाया था वो चला लिया। तो 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं, इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया। पेज नंबर 15 टॉप पे, पेज नंबर 15 टॉप पे पहली एंट्री कर दी, 2018 हो गया। सवाल पे आए वापस, पेज नंबर 6, 2019 आया और कोई ज़रूरत लग नहीं रही रिकवरेबल निकालने की, तो बस कुछ भी ना करें, एक साल गुजरेगा, डेप्शन चार्ज हो जाएगी। पेज 15 वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 10 साल लाइफ बाकी थी, तो अब जो इम्पेयरमेंट लॉस के बाद बाकी 2050 बच गया था, पेज नंबर 15 एंड पे वर्किंग 1, जो 2050 बच गया था उसको 10 साल पे बांट दिया, डेप्शन चार्ज हो गई, 2019 की डेप्शन चार्ज हो गई। इसी पेज के ऊपर दूसरी एंट्री, डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। ठीक है, साथ साथ 2019 भी हो गया। सवाल पे वापस, 2020 आ गया, 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं, और अब हमने दुनिया वालों को बता दिया ABC became committed to restructuring, इसलिए IAS 37 के मुताबिक रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बना ली गई, और इसके लिए जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का अंदाजा है वो कह रहे हैं वही है जो 2018 में सोचा था, यानी 100 मिलियन। तो 31 दिसंबर 20 पे IAS 37 100 मिलियन की रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन बना ली। सोल्यूशन में तीसरी एंट्री, चौथी, अच्छा तीसरी तो मिस हो गई, 2020 के एंड पे आ गए हम, तो पहले तो डेप्शन चार्ज होगी, तो तीसरी एंट्री फिर से वही अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। 31 दिसंबर 20 फिर से डेप्शन चार्ज हो गई। चौथी एंट्री रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन बना ली। 2019 में कहा है कि रिकवरेबल अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं लग रही, कोई इंडिकेशन नहीं है, सब सही है, तो बस डेप्रिसिएशन करके आगे बढ़ गए थे। 2019 में नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं बस इम्पेयरमेंट टेस्ट की जरूरत नहीं है, नहीं थी इंडिकेशंस, इम्पेयरमेंट टेस्ट की जरूरत नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है, यानी वही जो पीछे फिगर बताई थी वही है। किसको? तो निकालते हैं ना वैल्यू यूज, अभी 2020 पे ही हूँ मैं, डेप्रिसिएशन चार्ज की, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बनाई, बस अब निकालने लगे वैल्यू यूज। किसका निकालने लगे ना, वैल्यू यूज निकालने लगे। 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, IAS 37 रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली, और चूंकि अब
रीस्ट्रक्चरिंग की कमिटमेंट हो गई है, तो अब हमें वैल्यू यूज निकालते हुए उसके इफेक्ट शामिल करने पड़ेंगे। ठीक है, 5A ने कहा था कि जब तक कमिटमेंट नहीं है तब तक उसके इफेक्ट्स छोड़ दें। अब हो गई है हमारी कमिटमेंट 31 दिसंबर 20 पे खड़े होके, तो इसलिए अब जब वैल्यू यूज निकलेगी तो वो दोनों डब्बों के कैश फ्लोज को मिला के निकलेगी। देखिए पेज 16 पे वर्किंग 1.2, ये मैंने दोनों डब्बों के कैश फ्लो मिला लिए। ये दो सवाल की उम्मीद है मुझे कि आप पूछेंगे। वर्किंग 1.2 देख लें पहले। 31 दिसंबर 20 पे हम दोबारा वैल्यू यूज कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अब उसका इफेक्ट लेना बनता है। तो वर्किंग 1.2 देख लीजिए। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना? नहीं यार, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? ये लायबिलिटी बढ़ेगी ना हमारी। क्यों बढ़ेगी? डिस्काउंटिंग तो नहीं की? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन की डिस्काउंटिंग तो नहीं की? अगले साल उड़ा देना इसको। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की प्रोविजन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगले साल 2021 में हमने रीस्ट्रक्चरिंग 2021 में कर देनी है, तब ये 100 खर्च हो जाना है। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन नहीं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो प्लांट उखाड़ना होता है पता नहीं कब, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है जो अगले साल 2021 में कर देनी है। तो इसकी तो नहीं डिस्काउंटिंग करी थी, तो पूरे 100 मिलियन की प्रोविजन बनाई थी। वर्किंग 1.2 में कुछ नहीं पूछना, 100 का। हाँ जी, कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड कैश आउटफ्लो फॉर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज। प्रोविजन बना ली 100 की, तो कैश फ्लोज पढ़ते हुए पढ़ा था कि वो कैश आउटफ्लो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए होना है उसको नहीं करना हमने वैल्यू यूज में काउंट, तो इसलिए 100 को नहीं करना एज एन आउटफ्लो इस वैल्यू यूज में कंसीडर, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुकी प्रोविजन। जब कैश फ्लोज पढ़ाए थे ना वैल्यू यूज निकालते हुए, तो उनमें एक पॉइंट पढ़ा था, ये मैं पॉइंट भी बता देता हूँ। पेज नंबर, जी बिल्कुल, पॉइंट नंबर पेज 4 पे, पॉइंट नंबर 4, पेज 4 पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अपने आपको 2-3 दिन हो ही गए बुक यूज करते हुए। ये तकरीबन हर चैप्टर में ऐसे ही होगा। मैंने 3 सेक्शन बनाए हुए, चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, तो एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैं IAS पढ़ा रहा हूँ, एक में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हुए हैं, एक में पास्ट पेपर रखे हुए हैं। तब आपको फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब मैं आपको कह रहा हूँ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है फलाने पेज पे आए तो वो इसके पेजेस नंबर चल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए तो उसके पेज नंबर बोल रहा हूँ, पास्ट पेपर बोल रहा हूँ तो उसके पेज नंबर बोल रहा हूँ। तो मैं अभी इस वक्त आपको नोट्स के पेज नंबर 4 पे कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4। ये जब पढ़ाया था तो यहाँ हम ये बात पढ़ चुके हैं कि टू अवॉइड डबल काउंटिंग, जो ऑलरेडी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड हो चुका, डेटर, इन्वेंट्री, जो ऑलरेडी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी, प्रोविजंस, क्रेडिटर्स, उनके कैश फ्लोज नहीं करने वैल्यू यूज में कंसिडर। इसलिए 100 को एज एन आउटफ्लो नहीं दिखाया 2021 में। ठीक है, तो वर्किंग 1.2 इसलिए 100 बिलियन को एज अ खर्चा 2021 में नहीं दिया। अच्छा, कैश फ्लो 2020 वाला किधर गया? हम 2020 के एंड पे तो खड़े, तो फ्यूचर कैश फ्लो तो 21-22 से चलना है। ठीक है जी, वर्किंग 1.2 दोबारा वैल्यू यूज कैलकुलेट की, पिछले पेज पे वर्किंग 1 पे आए, पेज एंड पेज नंबर 15। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दिया, और सारा का सारा ही रिवर्स कर दिया जितना भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि अभी भी गुंजाइश मौजूद है। साथ वाला लॉस कॉलम चलाया हुआ है, वो बता रहा है कि 759 तक रिवर्स करने की गुंजाइश है, तो हमें बस 520 रिवर्स करने की जरूरत पड़ रही। 520, तो 520 कर दिया रिवर्स। ऊपर एंट्रीज में देख लें, थर्ड लास्ट एंट्री
इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दिया। 31 दिसंबर 20 तक बताएं को मसला था। वर्किंग वन में सेकंड लास्ट टाइम वर्किंग वन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट 1640 तक पहुंचा खड़ा है, जबकि हमने जो अब नई वैल्यू यूज निकाली है वर्किंग 1.2 में वो 2161 है, तो 520 बढ़ना बनता है। और साथ वाला कॉलम बता रहा है कि लॉस रिवर्सल तैयार है 759 के लिए, लिमिट के अंदर अंदर है, तो बेफिक्र होकर लॉस रिवर्स करें। अगर रिकवरेबल अमाउंट 2161 की बजाय 3161 हो जाती तो हम बस सिर्फ 759 रिवर्स करते हैं। 31 दिसंबर 20 नहीं बस खुशी खुशी बस अच्छा है सब। 2020 हो गया, 2021 में आके क्या हुआ? 2021 में ये हुआ कि रीस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली हो गई और मजीद रिकवरेबल की जरूरत नहीं रही। सवाल में 2021 रीस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली हुई, खर्चा हमारी सोच से ज़्यादा हो गया, 120 हो गया और मजीद ज़रूरत नहीं है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की। तो 2021 में देखें, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई और दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग का एक्चुअली खर्चा हो गया, तो लास्ट एंट्री प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और जो ऊपर 20 खर्च हुआ वो अलग एक्सपेंस बन गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये हो गई जी सिंगल एसेट की इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल। सिंगल एसेट इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल कि जब कभी पहले लॉस चार्ज हुआ था और बाद में रिकवरेबल बढ़ने की वजह से अब हमने लॉस को रिवर्स करना है, लेकिन लिमिट से ऊपर नहीं ले जा सकते। ये हो गया सिंगल एसेट। अब आते हैं सीजीयू पे। सर हमने इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो में इंप्रूव नहीं करें, जी जी तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की जो एक वो इंप्रूवमेंट ही हो नहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लांट में। अच्छा सवाल बाकियों को सवाल शेयर कर लूँ। सवाल ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि हमने पढ़ा था कि कल को एसेट में जो इम्प्रूवमेंट होनी है उसके इफेक्ट हम अभी से कैश फ्लो में नहीं लेंगे, क्योंकि एसेट की अभी की जो औकात है, अभी की जो फिजिकल हैसियत है उसके कैश फ्लोज होने चाहिए। ये कह रहे हैं ना। फ्यूचर इंप्रूवमेंट का मतलब था एसेट में तब्दीली, एसेट की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, अपग्रेड कर देंगे, उसको नहीं कंसिडर करना। रीस्ट्रक्चरिंग से एसेट नहीं फिजिकली चेंज हो रहा, बिजनेस का स्ट्रक्चर बदला, सारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उससे बिजनेस पे अच्छा असर पड़ा, नई मार्केट्स एक्सप्लोर की नए डिवीजन मैनेजर ने, सेल बढ़नी शुरू हो जाएंगी उससे, तो कैश इनफ्लोज उसकी वजह से बढ़ गए। एसेट में फिजिकल चेंज नहीं हुई। जो बात थी ना फ्यूचर इंप्रूवमेंट, वो एसेट की फिजिकल इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, उसको कंसिडर नहीं करना। एसेट इन इट्स करंट कंडीशन के कैश फ्लोज निकालने, एसेट इन इट्स करंट कंडीशन, मुल्की हालात इन इट्स करंट कंडीशन नहीं। तो रीस्ट्रक्चरिंग हुई, पता नहीं क्या रीस्ट्रक्चरिंग है, मैं कह रहा हूं हो सकता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदलना हो, तो अब उसकी जगह जो नया स्ट्रक्चर होना हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा बिजनेस चल जाए, इसलिए वो कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं। अगर हम फिजिकल से ऑनलाइन में ट्रांसफर करें, जिसका ऑर्डर सिस्टम है अपना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा तो अच्छा ठीक है, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हाँ फिजिकल से ऑनलाइन में ट्रांसफर, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग है, मैनर ऑफ बिजनेस कंडक्ट चेंज हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, तो उससे प्लांट एंड मशीनरी पे क्या फर्क पड़ा? क्या ये प्लांट एंड मशीनरी में इंप्रूवमेंट हो गई? जिस मशीनरी से प्रोडक्शन होती थी, पिज़्ज़े बना के बेचते थे, जो कस्टमर चल के आता था उसको पिज़्ज़ा खिला देते थे। अब जिस प्लांट में पिज़्ज़े बनते हैं, अब हमने अपना मैनेजमेंट अपना बिजनेस स्ट्रक्चर ये चेंज किया कि रेस्टोरेंट छोटा कर दिया, नुक्कड़ पे दुकान खोखा खोल लिया, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके घर पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर दी। अब ऐसा करने से मार्केट बढ़ गई, नए कस्टमर्स हम तक पहुंचना शुरू हो गए, सब लोग नहीं आ सकते थे वहां तक, सेल्स बढ़ गई, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, प्लांट चेंज कर दिया, तो प्लांट की कैपेसिटी वही की वही है। तो रीस्ट्रक्चरिंग फ्यूचर इंप्रूवमेंट नहीं है, प्लांट की फ्यूचर इंप्रूवमेंट को मना किया हुआ लेने से। कौन से आउटपुट? सर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का आउटपुट एक्सपेंस जो बनना है, हाँ एंट्री कर दी ना, एक्सपेंस बना दिया उसको, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 100 पहले बनाया, 20 और बना दिया। अभी तो बताया यार, जो 100 का आउटफ्लो है ना है, तो बस वही है, और कौन सा आउटफ्लो है? वो तो साल गुजरा, असल रिजल्ट आया तो पता चला ना। हमें 2020 में थोड़ी पता था 2021 में 120 हो जाना है। सर 2020 में खड़े हो गए नहीं, अगली वो बनाई थी सर। हाँ 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 बिल्कुल। 31 दिसंबर 2020 रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट कर ली 31 दिसंबर 2020। क्यों ना करते? क्यों ना करते? I-37 कह रहा है ना कि कमिटमेंट होगी तो करनी पड़ेगी ना एंट्री। अभी नाम है रीस्ट्रक्चरिंग। एक मिनट
रीस्ट्रक्चरिंग की एंट्री की क्योंकि IAS 37 के मुताबिक बन गई प्रोविजन, तो क्यों ना करते? सर अगर हम IAS 36 में काम कर रहे हैं, नहीं ये दोनों नाम एरम थोड़ी है कि दोनों को एक साथ नहीं चला सकते। IAS 36 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, IAS 37 के अपनी मसाइल हैं। अब IAS 37 के मुताबिक अगर वो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी बनती है तो की हमने 31 दिसंबर 20 पे एंट्री, चूंकि वो एंट्री कर ली, अब IAS 36 के मुताबिक कैश फ्लोज में नहीं ले सकते उस 100 का आउटफ्लो। सर इससे तो फिर हमारा ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी भाई? इनफ्लो ज़्यादा आ रहे हैं, आउटफ्लो शो ही कर रहे हैं, तो सर इम्पेयरमेंट तो मेरे तो उस आउटफ्लो को हम ऑलरेडी एक्सपेंस बना के लायबिलिटी क्रेडिट कर चुके हैं ना। आप उसका इफेक्ट क्या चाह रहे हैं? आउटफ्लो शो करें, उससे वैल्यू इन यूज कम आएगी, इंपेयरमेंट लॉस होगा, तो 100 को डाल तो दिया एक्सपेंस, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट, फिर से हम दोबारा एक्सपेंस बनाएं इसको, तो इसलिए उस आउटफ्लो को नहीं कंसिडर करेंगे। एंड रिजल्ट सेम इन व्हाट सेंस? अगर हम प्रोविजन लास्ट में जाके कैश क्रेडिट करते हैं 120 का प्रोविजन डेबिट करके, अच्छा कैश क्रेडिट कर दिया, अच्छा, पीएनएल में चला गया। प्रोविजन डेबिट करने से पहले सर पीएनएल में तो पहले चला गया ना जब हमने प्रोविजन। चल क्लास के बाद इसको मजीद ब्रेक क्लास के बाद या ब्रेक में कर लेंगे। आप पूछें। अच्छा अभी ना, नहीं ठहरो, अभी मैं एक और अगली ब्रेक दूंगा ना, उसमें मुझे पूछ लेना। अगर मुझे लगा ना कि आम आवाम से शेयर करने वाला है तो मैं कैमरा ऑन करके फिर आवाम से शेयर भी करूंगा और जवाब भी दूंगा, वरना आपको सीढ़ियों पे जवाब अलग से दूंगा। यार हंस रहे हैं आप, मैंने कौन सा कहा सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा, जवाब भी दूंगा। क्वेश्चन 9 डन। अब मैं पढ़ाने लगा हूं कि इंपेयरमेंट लॉस अगर CGU में चार्ज हुआ था और CGU के हालात अच्छे हो गए तो फिर लॉस को रिवर्स कैसे करेंगे? पहले लॉस को एलोकेट किया था, लॉस निकला CGU का था, एलोकेट एसेट्स में किया था, तो अब लॉस रिवर्स भी पूरे CGU का होगा, उस लॉस रिवर्सल को भी एलोकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले गुडविल को क्यों शिकार करते हैं लॉस चार्ज करते हुए? कोई तुक समझ आती हो? मैंने कहा लॉस बांटते हुए सबसे पहले गुडविल को क्यों मारते हैं? हाँ, तो अगर हमारी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, बिजनेस इसका मतलब उतना अच्छा नहीं चल सकेगा, तो सबसे पहले नाम ही डाउन होना है, इसलिए गुडविल को हम उड़ा देते हैं। और ये वो गुडविल है जो सब्सिडरी खरीद के कंसोलिडेशन में आई थी, यह हमारा अपना बचपन से अच्छा नाम है, तो हमारा अपना अच्छा नाम किधर गया? इंटरनली जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं होती है, तो ये वो है जो सब्सिडरी को खरीद के अच्छा नाम लिया था, लेकिन बिजनेस डाउन हुआ, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई, इसलिए गुडविल उड़ा दी। कल को हालात फिर दोबारा अच्छे हो जाएंगे, तो इस हालात दोबारा अच्छे होने में अब हमारी मेहनत है या वो एस को जो खरीदा था वो असरात चल रहे हैं, अब ये हमारी मेहनत है, अब फिर से नहीं गुडविल बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो गुडविल जो पहले इंपेयरमेंट लॉस करके कम कर दी थी, हालात अच्छे होने पे गुडविल का लॉस तो रिवर्स नहीं होगा, ये तो असूल तय है कि गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं करना। अब रह गए CGU के बाकी एसेट्स, तो जिस तरह पहले उनको प्रोपोर्शनेट बांटा था लॉस, तो वैसे ही लॉस रिवर्सल अब उनको प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, लेकिन लॉस बांटते बांटते उनकी लिमिट थी कि इस अमाउंट से नीचे नहीं जाने देना, तो अब लॉस रिवर्सल बांटते बांटते लिमिट है कि एसेट को इससे ऊपर नहीं जाने देना। और वो लिमिट क्या है? मैं इस वक्त पेज नंबर 10 पे हूं, नोट्स में पेज नंबर 10, चैप्टर टेक्स्ट में पेज नंबर 10, रिमेनिंग हाफ पेज का, रिवर्सिंग एन इंपेयरमेंट लॉस फॉर अ CGU। पॉइंट नंबर 1, रिवर्सल को बांट देंगे एसेट्स में एक्सेप्ट फॉर गुडविल, गुडविल को नहीं लॉस रिवर्स करना। और इस लॉस रिवर्सल हर एक एसेट की अकाउंटिंग वही होगी जो इंडिविजुअल एसेट की थी। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, जब लॉस का रिवर्सल एलोकेट हो रहा होगा तो एसेट्स को बढ़ाते बढ़ाते इस छत से ऊपर नहीं ले जाना। क्या? अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट पता है तो, एंड वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट चार्ज ना हुई होती, इनमें से जो भी लोअर है उससे ऊपर नहीं जाने देना। जब लॉस चार्ज कर रहे थे, लॉस तो एसेट को हम कम कर रहे थे, अब एसेट को कैरिंग अमाउंट यहां खड़ी थी उससे हम कम कर रहे थे, तो एक जमीन आ गई थी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, इनमें से हायर जब लॉस चार्ज कर रहे थे तो एसेट को गिराएं, इनमें से हायर से नीचे नहीं जाने देना। इन अदर वर्ड्स, इनमें से किसी से नीचे नहीं जाने देना। अगर ये 10 है, ये 11 है, तो 11 से नीचे नहीं जाने देना, यानी इससे भी नीचे नहीं जाने देना। और अब जब लॉस रिवर्स करने लगे तो एक छत बना दी
रिकवरेबल अमाउंट अगर पता है तो, और वो कैरिंग अमाउंट जो होती, इनमें से लोअर से ऊपर नहीं जाने देना, यानी किसी से ऊपर नहीं जाने देना, इनमें से हायर से नीचे नहीं जाने देना, यानी किसी से नीचे नहीं जाने देना, इनमें से लोअर से ऊपर नहीं जाने देना, यानी किसी से ऊपर नहीं जाने देना। हाँ जी, यानी यहां पर ये कहा था कि ये बताओ इससे काम चल जाएगा, ये बताओ इससे काम चल जाएगा, तो यहां पर उन दोनों को मिला के रिकवरेबल अमाउंट कह दी कि इनमें से किसी से ऊपर नहीं जाने देना। तो ये लॉस रिवर्सल की लिमिट है, और जो रिवर्स नहीं हो सका लिमिट लगने की वजह से, जैसे जो लॉस नहीं चार्ज हो सका था लिमिट की वजह से, वो बाकियों को बढ़ता था, तो अब जो लॉस रिवर्स नहीं हो सका लिमिट की वजह से, वो बाकियों को बढ़ेगा। ये पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है सारा। जी जी, जो होती है अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता। ये आप पेज 10 पे ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें, फिर मैं इसका सवाल आपको सिखाता हूँ, और बस फिर I-36 बहुत है। पेज नंबर 10 जो रिमेनिंग हाफ है पेज का, ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें। हाँ जी, प्रो रेटा जो हम प्रोपोर्शनेटली पहले भी बांटते थे, प्रो रेटा कहते हैं उसको, प्रोपोर्शनेट बांटने को। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए ये लेक्चर इतना लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 36 इसमें क्लोज हो, फिर 10 में IFRS 5 का शुरू करूँ। जी, पेज 10 लोअर हाफ पेज सारा पढ़ लिखा है। पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें। आधा सॉल्यूशन से ज़बानी बताऊंगा और एक जो मेन बड़ी वर्किंग है वो बोर्ड पे समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 पढ़ लीजिए। एक वर्किंग बोर्ड पे कर दूंगा, बाकी पीछे सॉल्यूशन से बता दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ लें। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। टैक्स में करते हैं शायद टैक्स में ऐसा होता है कि नहीं, को टैक्स में ऐसा रूल है कि गुडविल को 10 साल पे अलाउ करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंसोलिडेशन में तो ऐसा कुछ नहीं। 30 जून 18 पे CGU की कैरिंग अमाउंट दी हुई है और ये 6 एसेट CGU के अंदर आ रहे हैं, और 30 जून 18 पे ही रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। पेज 18 पे आए, पेज 18। सॉल्यूशन पे इसके शुरू में ही सॉल्यूशन क्वेश्चन दोनों रखे हैं सामने। सॉल्यूशन के शुरू में रखें, सारे एसेट्स लिस्ट डाउन कर लिए, उनकी कैरिंग अमाउंट्स आ गई। टोटल CGU की कैरिंग अमाउंट 4900 हो गई, जबकि रिकवरेबल सवाल में दी हुई है 4100। 800 का लॉस आ गया, और सामने देखें सबसे पहले उड़ा दिया गुडविल को, और बाकी लॉस सब में प्रोपोर्शनेट बांट दिया क्योंकि कोई ऐसा किसी की लिमिट नहीं थी। तो ये 31 जून 18 लॉस बांट दिया। 30 जून 18 के ये जो शुरू में टेबल है कोई लिमिट शिमिट नहीं, सिंपली एलोकेट कर दिया सब में, गुडविल उड़ा दी और बाकियों को प्रोपोर्शनेट कर दिया। 2018 से आगे 2020 पे आते हैं, ये मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ वर्किंग।
30 जून 20 पे आ गए। एसेट्स बताइएगा क्या क्या है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है, गुडविल है और इक्विपमेंट है। गुडविल को चूंकि उड़ा दिया था तो बस उड़ा दिया। 2018 पे इम्पेयरमेंट के बाद क्या क्या फिगर बन गई थी? 854.17, 1025, 15375, 256.25, 427.08। 30 जून 18 पे इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद ये शक्ल बन गई हुई थी। अब अगली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब हुई? 30 जून 20। रुको जरा, सब्र करो। 30 जून 18 की वैल्यूज यही है ना। अब 30 जून 20 पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो 30 जून 20 तक पहुंचते हैं। कितने साल गुजर गए? 2 साल। और अब डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी क्योंकि इम्पेयर हुए थे तो रिमेनिंग लाइफ पे। ये तो लैंड है 1025, रिमेनिंग लाइफ कितनी? आपको जो ऊपर टेबल दिया हुआ है वो 18 के बाद की जिंदगी है। तो 18 के बाद बिल्डिंग के रहते थे 15, 2 गुजर गए। नहीं 2/15 ना, 2 गुजर गए ना। 15 रहते थे, 2 गुजर गए। बुक वैल्यू निकाल रहा हूँ ना। ये 18 की पोजीशन। अब मैं 2 साल की डेप्शन माइनस करके आगे आ रहा हूँ। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी, इसकी लाइफ थी तो 2 गुजर गए। सॉफ्टवेयर 2/4 और इक्विपमेंट 2/5। लैंड यही है, बिल्डिंग 888 है, 33। प्लांट एंड मशीनरी 1230 पॉइंट 128.13, 256.25। ये 31 जून 20 की अब कैरिंग अमाउंट्स है और पूरे सीजीयू की कैरिंग अमाउंट हो गई 3356.88। ये पूरे सीजीयू की इस वक्त कैरिंग अमाउंट की सिचुएशन है 30 जून 20 की। 30 जून 20 पे रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 38580। तो इससे नजर आ रहा है कि लॉस रिवर्स होना बनता है। लॉस रिवर्सल जो कि होना चाह रहा है 493.12, इतना लॉस रिवर्स होना चाह रहा है। अब इसको रिवर्स करने के लिए गुडविल तो नहीं होगी रिवर्स, बाकियों को प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। लेकिन जब बाकियों को प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे तो लिमिट नजर जरूर आए हमें। इनकी लिमिट्स देखते हैं। अच्छा, जब इम्पेयरमेंट लॉस बांटते थे ना तो लिमिट एक वैल्यू थी और बस उस वैल्यू ही को ज़बानी कंपेयर कर लिया था। अब मैं उसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये आसान लगे तो आप वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट क्या होगी? या तो रिकवरेबल अमाउंट या वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इम्पेयरमेंट ना हुई होती, और इन दोनों में से लोअर। तो लैंड की रिकवरेबल अमाउंट तो नहीं है, तो लैंड की वो अमाउंट जो होती अगर इम्पेयरमेंट ना हुई होती कितनी होती? वो 1000 ही होती, क्योंकि तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही ना, ये तो वही 1000 होती। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाना। बिल्डिंग अगर इम्पेयरमेंट ना हुई होती 18 में इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1200, तो वही 1200 ही आगे आया होता। और हाँ ना, वो 1200 चल के आगे आया होता और 2 साल डेप्रिशिएट होके इतना रह गया होता। ये ठीक है या -2/15 करो?
10। प्लांट मशीनरी कितना था 18 में? 1800। वो आगे डेप्रिशिएट होके आया होता और इतना रह गया होता 1440। ये आ गई इसकी लिमिट, ये हो गई इसकी लिमिट, ये हो गई इसकी लिमिट। सॉफ्टवेयर तब कितना था? नहीं दी नहीं, अभी नहीं। तब कितना था? 300। अब रह गया होता 2/4। कितना? ये लिमिट है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, और वो कैरिंग अमाउंट जो होती है अगर इंपेयरमेंट ना हुई होती। तो ये नहीं, ये लिमिट है। ठीक है। और लास्ट इक्विपमेंट 500 था और लाइफ थी इसकी 5, तो ये इतना रह गया होता। ये इसकी लिमिट है। ये लिमिट्स चेक कर लें सबकी। किसी फिगर पे एतराज है तो मैं दोबारा बता दूं। अच्छा, तब लॉस बांटते हुए मैं जी बीच कह रहा था तब हम ज़बानी देखते थे। अगर आप ये अमाउंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम रिवर्सल कितनी अलाउड है? 145.83। मैक्सिमम रिवर्सल कितनी अलाउड है? 167। मैक्सिमम रिवर्सल कितनी अलाउड है? 210। मैक्सिमम रिवर्सल कितनी अलाउड है? और मैक्सिमम रिवर्सल कितनी अलाउड है? 43 ये है जो मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड है। इसको प्रोपोर्शनलिटी बांट लेते हैं। जो इस लिमिट के अंदर अंदर होगा वो ठीक है, और जो से ऊपर निकल गया उसको फिर बाकियों में बांटेंगे। ठीक है। दोबारा लिमिट्स और अभी की कैरिंग अमाउंट। लॉस रिवर्सल होगा तो कैरिंग अमाउंट को बढ़ाएंगे, लेकिन ये छत है, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। तो मैक्सिमम लॉस रिवर्सल करने की गुंजाइश ये। अब है ये जिसको रिवर्स करना है, तो इसको प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। किस प्रोपोर्शन में? इसमें। और हर एक का एक हिस्सा आएगा। अगर तो वो हिस्सा इस लिमिट के अंदर है तो हो जाएगा रिवर्स, लेकिन अगर किसी की लिमिट से बाहर निकल गया तो उसको फिर बाकियों में बांटेंगे। अब आप इसके सोल्यूशन की वर्किंग देख के समझ लें और उसमें कुछ पूछना है तो पूछें। सोल्यूशन पेज नंबर 18, पेज नंबर 19। ये सारी कैलकुलेशन देख लीजिए। जैसे हम पहले कहते हैं कि पहले एब्स्ट्रैक्ट को करने फिर सीधे को करना है। दिस इज द सॉफ्टवेयर मैं तो गिवन द सेपरेटली कवर्ड इन 130। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसको पहले ही हम रिवर्स कर देते। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब पहले भी सवाल कराया था तो कहा था पहले जो इंडिविजुअल एसेट है उसको कंपेयर करें, फिर सीजीयू पे आए। फिर ये भी कहा था कि अगर हम कंबाइन भी कर लें तो भी एंड रिजल्ट वही निकलेगा। तो यही बात अभी कर रहा हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर को पहले अलग से रिवर्स करना चाहें कर दें, चाहे तो अभी बीच में ही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके अंदर रिवर्स। नहीं सॉरी, सही नहीं कहा मैंने। हमने रिकवरेबल तक नहीं बढ़ा देना ना, ऐसे ही। आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की रिकवरेबल पता है तो सॉफ्टवेयर को वैसे ही 130 तक बढ़ा देते। नहीं ना बढ़ाना सारी रिकवरेबल तक। एक लिमिट है ना, लिमिट है कि वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ना होती, वो लिमिट है ना। तो इसलिए ऐसे ही नहीं इसको 130 तक बढ़ा देंगे। वो सिर्फ लॉस के लिए था जी। अच्छा, ये नज़र कैसे आ रहा है?
हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वर्किंग 2 शुरू करने से ही पहले सीधा सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा निकाल के देख लें, और अगर वही ज़्यादा आ रहा है तो आप नोट लिख दें कि सॉफ्टवेयर की लिमिट एक्सीड हो रही है, इसलिए अब हम इसको ऐसे एलोकेट करने लगे, तो वो ऊपर वाले टेबल की बजाय सीधा एक ही टेबल बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यानी आप पहले ही जिनकी लिमिट है पहले वो लिमिट लगा के देख लें, पहले ही उसकी लिमिट चेक कर लें। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, सोल्यूशन पेज 18-19 कहाँ है, वर्किंग देख लें। कैलकुलेशन में कोई सवाल? बस ठीक है, I-36 डन, ख़त्म। अब मैं लेक्चर 10 लगाता हूँ और वो अगले IS में शुरू होगा। ठीक।